वेलकम बैक लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। हम पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज। प्रीवियस क्लास में हम जर्नल का मीनिंग समझ चुके हैं और साथ ही कुछ सिंपल एंड बेसिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना भी सीख चुके हैं। अब हम समझेंगे कंपाउंड एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती हैं। देन उसके बाद कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस जैसे कि डिस्काउंट, बेड डेब्ट्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और भी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, सभी की एंट्रीज को रिकॉर्ड करना हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले समझते हैं कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं। कंपाउंड एंट्रीज समझने के लिए दो ट्रांजैक्शन के एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट है April 1। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख रुपीज एंड April 1 को ही ओपनड अ बैंक अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग रुपीज 50,000 फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट। इन दोनों ट्रांजैक्शंस को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे बुक्स में। April 1 को रमेश ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश इन्वेस्ट करके, तो इस ट्रांजैक्शन में एक तो कैश अकाउंट होगा और एक कैपिटल अकाउंट होगा। अब ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू अगर आप देखोगे तो कैश रियल अकाउंट में आता है और कैपिटल पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश बिजनेस के पास आ रहा है तो इसलिए कैश हो जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड। और कैपिटल पर्सनल अकाउंट में जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, ओनर कैपिटल का गिवर है तो इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच के थ्रू भी देख लो, कैश अकाउंट एसेट में आता है। एसेट का रूल होता है डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। तो बिजनेस के पास कैश इंक्रीज होगा तो एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दिया कैश को। कैपिटल का अपोजिट होता है डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है बिजनेस के पास तो इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। दोनों ही अप्रोचेस से कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैश के सामने डेबिट के कॉलम में 1 लाख आ जाएगा और कैपिटल के सामने क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगा 1 लाख रुपीज। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी। सेकंड है April 1 को ही ओपनड अ बैंक अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम सेविंग अकाउंट। जब भी कोई ओनर अपने सेविंग अकाउंट से फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा डालता है तो वो उसकी कैपिटल इन्वेस्टेड बन जाती है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड के लिए एक तो बैंक अकाउंट ओपन होगा और एक कैपिटल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू दोनों ही पर्सनल अकाउंट में आते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक पैसों का रिसीवर है तो इसलिए बैंक अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट और कैपिटल ओनर पैसों का गिवर है तो इसलिए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। मॉडर्न अप्रोच के थ्रू भी एक बार देख सकते हो आप। बैंक एसेट में आता है तो एसेट के लिए रूल था डेबिट द इंक्रीज, तो बैंक इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दिया। कैपिटल के लिए रूल है डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज, तो इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट कर दिया। बैंक में डेबिट के कॉलम में शो कर देंगे 50,000 रुपीज और कैपिटल में क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगा 50,000 रुपीज। तो ये तो थी सिंपल एंट्रीज जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट था। अब इन दोनों ट्रांजैक्शंस में आप ये देखो कि दोनों ट्रांजैक्शन की डेट बिल्कुल सेम थी, दोनों ही April 1 को हो रही थी और दोनों का नेचर भी सेम था। दोनों में कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है तो दोनों का कैपिटल ही क्रेडिट हो रहा है। तो जिन ट्रांजैक्शंस में सेम डेट पर सेम नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है उन्हें हम कंबाइन कर सकते हैं। तो जब ये दो ट्रांजैक्शन कंबाइन होंगी तो इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड एंट्रीज। वो एंट्रीज जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होते हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्रीज। तो आप इसका कंबाइन करके कंपाउंड एंट्री कैसे रिकॉर्ड करोगे। April 1 कैश भी डेबिट हो रहा है और बैंक भी डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड एंड इसी ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट डेबिटेड। दो डिफरेंट डेबिट थे, दोनों डेबिट हमने लिख लिए, कैश भी डेबिट बैंक भी डेबिट। इनका एक ही क्रेडिट है सेम कैपिटल तो यहां पे आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे फिल होंगे, कैश डेबिट हो रहा था 1 लाख से तो कैश में डेबिट के सामने दिखा दो 1 लाख और बैंक डेबिट हो रहा है 50,000 तो बैंक के सामने डेबिट में शो हो जाएगा 50,000। कैपिटल एक बार 1 लाख से क्रेडिट हो रही है और एक बार 50,000 से, यानी कैपिटल टोटल बन गई मेरी 1,50,000।
तो कैपिटल में क्रेडिट में आ जाएगा 1,50,000। देखो एंट्री बैलेंस भी हो गई, डेबिट का टोटल भी 1,50,000 है और क्रेडिट का टोटल भी 1,50,000 है। और नरेशन एक ही बार लिख देंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये होती है हमारी कंपाउंड एंट्री, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या फिर एक से ज्यादा क्रेडिट होते हैं। ऐसे रिकॉर्ड करते हैं हम कंपाउंड एंट्रीज को। अब हम कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? छूट मिलना। जैसे आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में परचेज करने गए और उसका मार्केट प्राइस था 10,000 रुपीज, आपने उसको 9,000 में परचेज कर लिया, तो 1,000 रुपीज जो आपने कम पे करे, ये 1,000 रुपीज आपका बन जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो सेलर अपनी मर्जी से आपको दे। जैसे कि एक होलसेलर है, होलसेलर ने अपने रिटेलर परचेजर को कहा कि 1,000 रुपीज पर यूनिट का प्राइस है और 100 यूनिट परचेज करने पर मैं आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। तो 1,000 इंटू 100 कितना बना? 1 लाख। 1 लाख का 10% बना 10,000। तो 10,000 रुपीज का जो डिस्काउंट था, ये होलसेलर ने खुद से अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए प्रोवाइड करा, जिससे कि जो परचेजर है लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज कर ले। तो इसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे आप मार्केट में भी जाते हो, आप देखते होंगे ना शॉप्स पर, बाय टू गेट वन फ्री, सेल 20% ऑफ, 30% ऑफ। तो ये सभी डिस्काउंट जो सेलर होता है अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए दे रहा है, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट्स। It is a discount allowed by the seller to promote the sale of his products. It is not shown separately in the books of accounts. The net value of sale is recorded. ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम अपनी बुक्स में अलग से शो नहीं करते। जैसे हमारे एग्जांपल में 1 लाख रुपीज का गुड्स का प्राइस था, उस पर 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, तो फाइनल वैल्यू बनी 90,000। तो हम अपनी बुक्स में 90,000 को ही रिकॉर्ड करेंगे, 1 लाख को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट अलग से रिकॉर्ड नहीं होता बुक्स में। तो ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट होता है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होगा? जैसे सेलर ने एक और दाव खेला, क्या बोला परचेजर को कि जो 90,000 का प्राइस था ना, इसमें से 5,000 रुपए का डिस्काउंट और दे देता हूं, 85,000 रुपीज की पेमेंट अभी कर जाओ। तो ये पेमेंट के टाइम पर सेलर ने और जो डिस्काउंट अलाउ करा, इसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट हमारा होता है जो पेमेंट करने के टाइम पर या फिर पेमेंट रिसीविंग के टाइम पर दिया जाता है। इट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। इससे परचेजर को भी एक फायदा मिल जाता है कि परचेजर सोचता है कि हम पेमेंट को आज ही कर दें या फिर कुछ दिनों में कर दें, जिससे कि हमारा जो पैसा है वो हमें कम पे करना पड़ेगा और हमें फायदा हो जाएगा। इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ अमाउंट। और जब ये पेमेंट करी जाएगी, उस टाइम पर कैश डिस्काउंट को अलग से बुक्स में रिकॉर्ड भी करा जाता है। कैसे रिकॉर्ड करा जाता है? अगर सेलर है, सेलर डिस्काउंट को अलाउ कर रहा है, तो सेलर के लिए बन जाएगा डिस्काउंट अलाउड। और जो परचेजर है उसे डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके लिए बन जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। अब जो डिस्काउंट अलाउड है, सेलर अगर डिस्काउंट देगा तो सेलर को पैसे कम रिसीव होंगे ना, तो सेलर के लिए लॉस है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम करते हैं हमेशा डेबिट। क्या करेंगे? हम हमेशा डेबिट करेंगे। और परचेजर के लिए जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये उसके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि उसको पैसे कम पे करने हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो होता है वो हमेशा हमारा क्रेडिट हो जाता है। तो डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट करते हैं और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करते हैं, और ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला होता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लिस्ट प्राइस था गुड्स का 1,000 रुपीज पर आइटम और 200 यूनिट्स, तो टोटल प्राइस हमारे पास बन गया 2 लाख। अब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट दिया गया एट द रेट 10%, तो 2 लाख रुपीज का 10% कितना बना? 20,000। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके सेल वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1,80,000 रुपीज। तो हम अपनी बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पहले तो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि मैंने 1,80,000 की सेल करी है। नेक्स्ट, फिर ओवर
डिस्काउंट दिया गया, कैश डिस्काउंट दिया गया एट द रेट 5%। अब जो ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है ये हमेशा सेल वैल्यू का होगा, ना कि 2 लाख रुपीज का, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को तो हम पहले ही हटा चुके हैं। तो इस 1,80,000 रुपीज पर 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि हमारे पास बन जाएगा 9,000 रुपीज। तो बचा 1,71,000 रुपीज। ये हमारा आ गया कैश पेड बाय द परचेजर या फिर कैश रिसीव्ड बाय द सेलर। तो हम ऐसे दिखाते हैं डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा और ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू बचेगी उस सेल वैल्यू पर ही कैश डिस्काउंट को लगा करके हमें अमाउंट निकालना होता है। डिस्काउंट के बाद अब हम समझते हैं रिबेट क्या होती है। रिबेट भी एक तरह का डिस्काउंट ही है, लेकिन ना तो इसे सेलर अपनी मर्जी से देता, ना ही ये पेमेंट के टाइम पर दी जाती। रिबेट को कुछ सिचुएशंस के होने पर ही अलाउ करा जाता है, इसलिए रिबेट को हम डिस्काउंट से अलग अकाउंट करते हैं। अभी सिचुएशंस क्या होती हैं, जैसे सेलर ने गुड्स ऑर्डर के अनुसार नहीं भेजे, उनका साइज अलग हो गया, उनका कलर अलग हो गया, उनका टेक्सचर अलग है, या फिर गुड्स की डिलीवरी होने में लेट हो गई, या फिर सेलर ने गुड्स खराब भेज दिए, वो परचेजर के किसी काम के नहीं है। तो इन सिचुएशंस के अंडर जो डिस्काउंट अलाउ करा जाएगा उसे हम कहते हैं रिबेट। इट इज अ स्पेशल डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिबेट को भी हमें कैश डिस्काउंट की तरह ही बुक्स में अलग से रिकॉर्ड करना होता है। सेलर के लिए रिबेट अलाउड कहलाती है और परचेजर के लिए रिबेट रिसीव्ड कहलाती है। अब सेलर का तो रिबेट देने पर नुकसान होगा ना, तो इसलिए लॉस होने की वजह से रिबेट अलाउड को डेबिट करते हैं सेलर की बुक्स में, और परचेजर की बुक्स में रिबेट मिलना उसके लिए फायदा है, तो इसलिए रिबेट रिसीव्ड को परचेजर की बुक्स में क्रेडिट करा जाता है। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि जर्नल एंट्री करते हुए डिस्काउंट को और रिबेट को कैसे रिकॉर्ड करा जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ आकाश एंड कॉर्पोरेशन। April 1, he started business with cash rupees 50,000 and opened a bank account with a check from his savings account rupees 40,000। कि अप्रैल 1 को आकाश ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश इन्वेस्ट करके और एक बैंक अकाउंट ओपन करा जिसमें उसने अपने सेविंग अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करे हैं। तो अप्रैल 1 को बिजनेस के पास कैश आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड। डेबिट में शो कर देंगे 50,000 रुपीज। देन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन होगा तो बैंक पैसों का रिसीवर होगा। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। बैंक में पैसे डाले 40,000 रुपीज। अब इन दोनों अमाउंट से आकाश बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो आकाश कैपिटल का गिवर है, पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टोटल कर लेंगे डेबिट के दोनों अमाउंट्स का 50 और 40 90,000। तो ये हमारी कंपाउंड एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल में 90,000 आ जाएगा, कैश और बैंक का टोटल। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 3, सोल्ड गुड्स टू योगेश ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। कि उसने गुड्स सेल करे योगेश को, यहां पर कैश वर्ड यूज नहीं हुआ, यानी हमने क्रेडिट सेल करी है और ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करके क्रेडिट सेल करी गई है। तो डेट लिख देंगे अप्रैल 3। अब सेल करी गई है क्रेडिट पर, तो डेटर अराइज होंगे ना, और डेटर गुड्स का रिसीवर होगा, तो इसलिए डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो योगेश अकाउंट डेबिटेड। और सेल हमारी इनकम है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कैसे भरेंगे, 50,000 गुड्स का लिस्ट प्राइस था और इसमें से 10% हट जाएगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते,
ट्रेड डिस्काउंट लेस करके नेट वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। 50,000 का 10% बनेगा 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट, 5,000 लेस कर दो 50,000 में से तो बनता है 45,000, तो ये सेल वैल्यू हो जाएगी 45,000 रुपीज। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आफ्टर अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। मॉडर्न अप्रोच के थ्रू भी देख सकते हो इस एंट्री को आप एक बार, कि जो योगेश है वो डेटर है, डेटर माने एसेट, एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है, जब हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो योगेश का अकाउंट इंक्रीज होगा तो इसलिए डेबिट हो गया। सेल हमारी इनकम है, जब हम सेल करेंगे तो इनकम इंक्रीज होगी और इनकम के लिए होता है क्रेडिट द इंक्रीज, इसलिए सेल को हमने इंक्रीज करा है। ट्रेडिशनल अप्रोच से कर लो चाहे मॉडर्न अप्रोच से कर लो, दोनों ही अप्रोचेस से डेबिट और क्रेडिट रहेंगे सेम ही। जो अप्रोच आपको इजी लगती है उस अप्रोच को फॉलो करके एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ₹5,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अलाउड हिम अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। कि हमने रमन को गुड्स बेचे कैश में, 5,000 रुपए उनका लिस्ट प्राइस था, उसके ऊपर हमने 10% का तो ट्रेड डिस्काउंट दिया और उसके बाद पेमेंट करने के लिए उसे हमने 2% का कैश डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया। तो इस एंट्री में अप्रैल 7 जब हम कैश पे सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश जब हमारे पास आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिटेड। नेक्स्ट हम कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन हम कैश डिस्काउंट भी तो अलाउ कर रहे हैं ना इस एंट्री में, तो कैश डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड होगा सेलर के लिए, तो डिस्काउंट अलाउड हमारा नुकसान होता है तो लॉस को हम करते हैं डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। और सेल हमारी इनकम है तो टू सेल्स अकाउंट। अब देखो अमाउंट कैसे भरेंगे, 5,000 गुड्स का लिस्ट प्राइस था और उस पर हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो सेल्स अकाउंट में तो सेल वैल्यू आएगी हमारी। सेल वैल्यू कैसे आएगी, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को हटा करके, तो 5,000 में से 10% हमने हटा दिया तो 5,000 में से 500 माइनस होंगे तो सेल का अमाउंट आ गया 4,500 रुपीज। अब आगे कैश डिस्काउंट कितना दिया हमने, इस सेल वैल्यू पर कैश डिस्काउंट दिया हमने 2% का, तो ये सेल वैल्यू थी 4,500, तो इस 4,500 रुपीज के ऊपर 2% का डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। 4,500 का 2% हमारे पास आएगा 90 रुपीज, तो 90 रुपीज डिस्काउंट अलाउड में आ गया। तो कैश कितना रिसीव होगा, ऑब्वियसली 4,500 मुझे लेने थे, उसमें से 90 रुपीज का मैंने डिस्काउंट दे दिया उसे, तो कितना कैश रिसीव होगा, दोनों को माइनस कर लेते हैं, 4,500 माइनस में 90 यानी कि 4,410 रुपीज। तो ये थी हमारी एंट्री जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी आ जाए और फिर कैश डिस्काउंट भी आ जाए। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। अप्रैल 10 अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स ₹2,500। योगेश कौन था, जिसको अभी हमने क्रेडिट सेल करी थी 45,000 की, तो योगेश को गलती से खराब गुड्स चले गए, तो उस गुड्स की भरपाई करने के लिए हमने योगेश को रिबेट दे दी 2,500। अभी हमने पढ़ा था ना, रिबेट एक स्पेशल डिस्काउंट होता है और इसे भी अलग से रिकॉर्ड करा जाता है बुक्स में। अब सेलर रिबेट दे रहा है यानी छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो रिबेट अलाउड बनेगी और रिबेट अलाउड सेलर के लिए नुकसान है, तो इसलिए रिबेट अलाउड को हम करते हैं डेबिट। तो अप्रैल 10 हम करेंगे रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, और ये रिबेट योगेश को दी जा रही है ना, तो टू योगेश अकाउंट, क्योंकि योगेश का जो अकाउंट है डेटर का अकाउंट इतनी ही अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा, अब योगेश हमें ये 2,500 रुपीज नहीं देगा, तो ये एंट्री बन जाएगी 2,500 रुपीज से।
बीइंग रिबेट अलाउड टू योगेश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 20 रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ₹42,000। तो जहां पर भी आपको ये वर्ड सेटलमेंट लिखा मिल जाए तो समझ लेना वहां पर डिस्काउंट है। इस ट्रांजैक्शन का मीनिंग है कि योगेश ने 42,000 रुपीज देकर अपने अकाउंट की सेटलमेंट करवा ली। सेटलमेंट मतलब अब वो इसके बाद एक भी रुपया हमें नहीं देगा, ये फाइनल पेमेंट थी उसकी तरफ से। तो पहले तो ये समझो कि योगेश से लेने कितने थे, तभी तो आप डिस्काउंट निकाल पाओगे इस ट्रांजेक्शन में। योगेश को भी हमने ऊपर सेल करी थी 45,000 रुपीज की, तो हमें 45,000 लेने थे उससे, लेकिन फिर हमने उसको रिबेट दी। रिबेट कितनी दी हमने उसे? 2,500। तो रिबेट का अमाउंट लेस कर दो तो बचता है 42,500। अब हमें उससे लेने थे 42,500, बट योगेश से हमें रिसीव होते हैं 42,000 फुल सेटलमेंट में। तो 42,000 अगर वो पेमेंट कर रहा है हमें, तो 500 रुपीज का हो गया डिस्काउंट, और पेमेंट हमें मिल रही है, तो यानी कि हमने डिस्काउंट अलाउ करा है, तो ये हमारे लिए नुकसान है 500 रुपीज का। तो अप्रैल 20 इस दिन हम एंट्री करेंगे, कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए नुकसान है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो जाएगा डेबिटेड। कैश कितना आ रहा है? 42,000 रुपीज, और डिस्काउंट हमने दिया 500 रुपीज, और योगेश इस पेमेंट का गिवर है, तो इसलिए योगेश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितने से? 42,500। अब योगेश का अकाउंट नील हो गया क्योंकि उसने पूरी सेटलमेंट कर दी अपने क्लेम की। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। नेक्स्ट, अप्रैल 20 बोर्ड गुड्स फ्रॉम कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। कि हमने गुड्स खरीदे कबीर से जिनका लिस्ट प्राइस था 40,000 और 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला हमें, तो हमने उधार परचेज करी है ना, तो उधार परचेज करते हुए परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और हमने कबीर से करी है तो हमारे क्रेडिटर्स बन जाएंगे ना, कबीर गुड्स का गिवर है, तो इसलिए कबीर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट कैसे निकालेंगे परचेज का? 40,000 लिस्ट प्राइस था, और ट्रेड डिस्काउंट हमें अलग से तो शो नहीं करना, बट लेस कर देंगे 20% का ट्रेड डिस्काउंट। 40,000 का 20% होता है 8,000। 8,000 माइनस होंगे तो 32,000 की हो गई परचेज। बीइंग गुड्स परचेज्ड after a trade discount of 20%. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 22 गुड्स रिटर्न टू कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस ₹4,000 नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशंस रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स ₹3,000। कि हमने कबीर को गुड्स रिटर्न कर दिए, कबीर से जो गुड्स हमने परचेज करे थे उसमें से कुछ गुड्स जिनका लिस्ट प्राइस था 4,000 रुपीज हमने उसे लौटा दिए क्योंकि हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे। तो परचेज रिटर्न के लिए क्या एंट्री होगी? कबीर गुड्स का रिसीवर बन जाएगा, तो कबीर अकाउंट डेबिटेड। परचेज रिटर्न करना हमारे लिए फायदा है, तो परचेज रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट, जैसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। अब हमने गुड्स जब परचेज करे थे कबीर से, तो लिस्ट प्राइस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला था हमें, तो जब हम गुड्स को रिटर्न करेंगे तो ये 4,000 रुपए ही ये गुड्स का लिस्ट प्राइस है, तो रिटर्न भी तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाले अमाउंट पे ही होगा ना, ट्रेड डिस्काउंट के पहले वाले पे लिस्ट प्राइस पर थोड़ी होगा रिटर्न। तो 4,000 उनका लिस्ट प्राइस था, और 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा यहां पर, तो परचेज रिटर्न का अमाउंट आएगा 3,600 रुपीज। अब इसी सेम डेट पर
कबीर ने हमें इन गुड्स के लिए रिबेट दी 3000 रुपीज की, तो रिबेट हमारे लिए रिसीव्ड हो जाएगी ना। जब हम सेम डेट पर सेम नेचर की, कबीर से ही रिबेट रिसीव हो रही है ना, तो हम सेम डेट पर सेम नेचर की जब एंट्री पास करते हैं तो वो कंपाउंड एंट्री बन जाती है। तो कंपाउंड एंट्री के अकॉर्डिंग रिबेट हमें मिलेगी, तो रिबेट हमारा फायदा हो जाएगा। तो रिबेट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कबीर से ही ये रिबेट हमें मिल रही है। कितने अमाउंट की रिबेट है? 3000 रुपीज की। और इनका टोटल कबीर में शो हो जाएगा 6600, क्योंकि इतने अमाउंट से कबीर का अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो क्रेडिटर डिक्रीज हो गए तो डेबिट में आएगा टोटल अमाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड एंड रिबेट रिसीव्ड। लास्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 25 पेड टू कबीर ऑन अकाउंट ₹9800, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ₹200, कि हमने कबीर को पेमेंट करी और उसने हमें कैश डिस्काउंट दिया। अब कबीर पेमेंट का रिसीवर है ना, तो कबीर अकाउंट डेबिटेड, हमारे पास से कैश जाएगा, तो कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितना कैश पे कर रहे हैं हम उसे? 9800 रुपीज। और कबीर ने हमें डिस्काउंट दिया, तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो हमारी इनकम है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कैश डिस्काउंट है ना ये, तो रिकॉर्ड कर लेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए हो जाएगा क्रेडिट, इनकम्स आर क्रेडिटेड। कितना डिस्काउंट मिला हमें? 200 रुपीज का। तो 9800 प्लस 200, तो कबीर के अकाउंट में शो हो जाएगा 10,000 रुपीज। यहां पर फुल सेटलमेंट नहीं थी, तो तुम कबीर का पूरा अकाउंट मत सेटल करना। यहां पर केवल और केवल 10,000 रुपीज की सेटलमेंट थी, जिसमें से 9800 हमने उसे पे कर दिए और 200 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया। बाकी अमाउंट बचा हुआ कबीर के अकाउंट में हम बाद में पे करते रहेंगे। फुल सेटलमेंट में जैसे हमने ऊपर योगेश का करा था, तो पूरा अमाउंट हटा दिया था। ये थी हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन। इसकी नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग अमाउंट पेड टू कबीर एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। ये था हमारा क्वेश्चन। आज की क्लास में हमने समझा कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं, डिस्काउंट और रिबेट क्या होता है, डिस्काउंट और रिबेट की जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करी जाती हैं। आई होप आपको यहां तक का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम बाकी ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, धीरे धीरे ही हम सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, ताकि पूरा टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ आगे की वीडियोस के लिए।